नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसके 3 वीडियो पहले भी आ चुके हैं। उस पर हम ये करते हैं कि जो 21 मई को हमारा पेपर है प्रीलिम्स का, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें जो भी बच्चों को दिक्कत आती है वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ, उनके जवाब देती हूँ। उसके बाद हम कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं और एंड में देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स में काम आएंगे, जो पहले पूछे भी जा चुके हैं वो। ठीक है, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि मैम अभी 2 महीने बचे हैं और हम लोग अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो क्या हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो उसका जवाब है कि आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 महीने एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए काफ़ी हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें। क्योंकि अब अगर आप जस्ट शुरू ही कर रहे हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि कहाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने में, याद करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जिनसे ज़्यादा पूछने की चांसेस नहीं हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री लेके बैठ गए, एंशंट पढ़ रहे हैं, मिडिवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, उनसे कितना पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न, तो उन पे और समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप वो चीज़ें लेके बैठ गए तो आपका टाइम चला जाएगा और चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए दिमाग से काम करना है और प्लानिंग करनी है कि किन चीज़ों से ज़्यादा पूछा जाता है और उन पे काम करना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हो सकती है चीज़ें 2 महीने में आराम से हो सकती हैं, बस मेहनत ज़्यादा लगेंगी। और इसके बाद ना मैं 2 वीडियो वो भी डालने वाली हूँ जिसमें हम लोग 60 दिन की रणनीति पे बात करेंगे कि 60 डेज़ हम कैसे प्लान करें कि हम लोग प्रीलिम्स निकाल पाएँ। ठीक है, और उसके बाद ये भी कि बहुत सारे बच्चों के ना सिर्फ 60-65 इस रेंज में ही मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो उसको हम 80 तक कैसे लेके जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, 80 आपको टारगेट रखना ही है 100 में से। ठीक है, तभी प्रीलिम्स निकलेगा। तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इन पे 2 सेपरेट वीडियोस आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल संभव है, बस मेहनत ज़्यादा लगेगी। ओके, तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। आनंद सुपर 100 की टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही या नहीं। तो बिल्कुल रही। मैंने वही ली थी क्योंकि मैं घर से प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी। प्लस मेरा इंग्लिश मीडियम है, उसके बावजूद मैंने हिंदी मीडियम वाली ज्वाइन की थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उनके पास ज़्यादा पेपर्स नहीं थे और मुझे पता था कि वो उतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं रहेगा मेरे लिए, तो मैंने हिंदी में ही ली थी। और मैंने ना बहुत सारी बुक्स हिंदी में ही पढ़ी है। MPGK की जो बुक है वो हिंदी में ही मैंने पढ़ी है और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने हिंदी में ही ली थी। मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, पर क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं वो MPPSC के लिए हिंदी में ही हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं इंग्लिश में, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर जैसे कौटिल्य भी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ देते हैं, दोनों मतलब बाइलिंगुअल पेपर सेट करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर बनाने के चक्कर में कि जो कहीं नहीं पूछा वो पूछना है, इस चक्कर में ना बहुत लेवल हाई कर देते हैं। तो बच्चे ना उसके पीछे भागने लग जाते हैं कि ये कहाँ से पढ़ी, ये कहाँ से पढ़ी, ये कैसे पूछ लिया, इतना लेवल हाई है, और फिर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्योंकि पेपर अगर हाई सेट करेंगे तो आप 50-60 ही तक ही पहुंच पाएंगे, तो डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार 80 टारगेट है और हम लोग कैसे कैचअप करेंगे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि MPPSC भी बेसिक ही पूछता है। बहुत सारी चीज़ें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ लेता है और जो भी है सिलेबस उसमें भी बेसिक चीज़ें पूछता है। क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर था ना वो भी इजी टू मॉडरेट था, तो हमें जो सबको पता है ना वो चीज़ याद करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और वरना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बस मेन है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है कि MPPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्या। तो नहीं होता है, वो UPSC में ही है ऑप्शनल सब्जेक्ट।
जिसके पेपर होते हैं मेंस में, बट MPPSC में ऑप्शनल नहीं होता है। ठीक है। किसी ने पूछा मैम आपका टाइम टेबल शेयर कर दीजिए, तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है स्टडी व्लॉग मेरा, जिसमें मैंने बताया है कि मैं पूरे दिन में कितना पढ़ पाती हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है। और मेजर अगर चीज़ें बताऊँ तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप सोते हैं उससे 8 आवर्स काउंट करके अलार्म सेट करके सोना है, 8 घंटे सो, उसके बाद उठो और उठ के पढ़ाई करनी है। क्योंकि कुछ बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सुबह सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। वैसे अगर एक फैक्ट है कि MPPSC में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप मॉर्निंग में अगर पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी, क्योंकि रात में थोड़ा सा फ़ोन चलाने में आ जाता है। बाकी मॉर्निंग में क्या सब लोग सोए रहते हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। ठीक है। तो आप मॉर्निंग में अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 6 बजे उठो, 6 से 11 बजे तक अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो वो वाला स्लॉट आप फैक्ट्स याद करने के लिए रखो तो बेस्ट है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद दिन में थोड़ा सा सोना ज़रूर। ठीक है। 1 घंटा भी अगर आप सो रहे हैं ना, तो वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर देगा। तो इवनिंग का जो स्लॉट है ना, वो बेस्ट हो जाएगा। इवनिंग में फिर अच्छी पढ़ाई होगी। फिर उठने के बाद कॉफ़ी वॉफ़ी पी और इवनिंग वाला पढ़ लिया 4-5 घंटे। उसके बाद जब आप डिनर करेंगे ना रात में, डिनर करने के बाद याद करने की कोई चीज़ों की कोशिश मत करना कि याद करना है। उसके बाद आप ना टेस्ट सीरीज़ लगा लो, या फिर टेलीग्राम पे जो चैनल बने हैं जो प्रश्न बताते हैं और ऑप्शंस भी देते हैं 4, वहीं के वहीं आपको टिक करना रहता है और पता चल जाता है कि आंसर क्या है। तो वैसे वाले क्वेश्चंस लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाओ डिनर के बाद। प्रैक्टिस करो ज़्यादा, है ना, याद मत करो कुछ नया, बस जो सुबह से पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस करो कि जो पढ़ा है उस पर अगर प्रश्न आते हैं तो आपसे बनते हैं या नहीं। ठीक है। आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रूटीन बना लो। ओके। किसी बच्चे ने पूछा है कि मैम जो हमारी 10 यूनिट्स हैं उस पर एक वीडियो बना दो कि कौन सी यूनिट कहाँ से कवर करनी है। तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो बना हुआ है बुक लिस्ट पे, MPPSC की बुक लिस्ट पे। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी यूनिट कहाँ से पढ़नी है और बुक भी बताई है, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद भी अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने पहले से कोई बुक डिसाइड कर चुके हो, जिसे पढ़ चुके हो, तो उसे चेंज मत करना, क्योंकि मोर और लेस चीज़ें सेम होती हैं। और हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमें इमेज ध्यान में रहती है, वर्ड ध्यान में नहीं रहता। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप कोई प्रश्न पढ़ते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पढ़ा है, तो ध्यान में आता है कि हाँ वो उस पेज पे लिखा था, उस फिगर के पास, उसके पास डायग्राम बना था, ऊपर लिखा था या नीचे लिखा था। ये सारी चीज़ें याद आती हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना पढ़ते टाइम इमेज को कैप्चर करता है। तो जब आप एक ही इमेज को बार बार देखेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। तो जो आपका रिसोर्सेज है उसे चेंज मत करना, जो भी पढ़ा है ना उसे ही बार बार पढ़ना। और अभी तक नहीं बनाया है कोई रिसोर्स, अभी शुरू कर रहे हो, तो वो बुक लिस्ट जाकर देख लो और वैसे कर लो सारी चीज़ें। ठीक है। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है 7, 8, 9, 10 वाली यूनिट में, तो इसके लिए बहुत सारी बुक आ चुकी है मार्केट में। मैं तो कहूँगी एक भी मत खरीदना जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या, उनको भी नहीं पता कि कहाँ से पूछेंगे, तो उन्होंने नेट पे डाला और जितना भी आया ना सब भर दिया उस बुक में। तो बहुत सारा है, इतना पढ़ना भी नहीं है और पढ़ भी नहीं पाओगे, ज़रूरत भी नहीं है। उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो प्रश्न सॉल्व करने की, यूनिट पे, यूनिट 8 पर, यूनिट 9 पर, यूनिट 7 पर, यूनिट 10 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और वहाँ से जो फैक्ट्स मिल रहे हैं ना उनको लिखते चलो। एक कॉपी बना लो, यूनिट 9 के अलग, 7 के अलग, 10 के अलग, और वहाँ पे लिखते चलो कि मैंने ये टेस्ट सीरीज टेस्ट जब दिया था और ये फैक्ट मुझे याद नहीं था, ये फैक्ट याद करना है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे उन पर उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आपको एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए, जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी है कि मैम 9th यूनिट के लिए आप बता दो, तो 9th यूनिट के लिए मैं ये कहूँगी कि निर्माण की बुक आती है, आप वो खरीद सकते हैं, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी, जो भी नोट्स रहते हैं ना यूनिट 9 के, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, 2-3 जगह के प्रिंट आउट निकलवा लो यूनिट 9 के, और उनको एक बार रीड कर लो, और जो भी फैक्ट आपको लग रहे हैं उनको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्योंकि अगर आप बुक खरीदने जाते हो बहुत ज़्यादा मोटी बुक आती है और इतना आप पढ़ भी नहीं पाते हो।
और जो ये रहते हैं ना नोट्स, ये कम भी रहते हैं, इनको आप पढ़ भी लोगे, और जब आप मल्टीपल नोट्स पढ़ोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नोट्स की वो निकलवा लो हार्ड कॉपी और उनको पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यूनिट 9 में ना कंप्यूटर मेंशन नहीं है, बट कंप्यूटर पढ़ के जाना, क्योंकि कंप्यूटर से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट 9 कवर कर सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा है कि मैम इतने सारे सोशल डिस्ट्रैक्शन के बावजूद आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, और फैमिली इश्यूज़ भी रहते हैं तो उसके बावजूद भी आप पढ़ाई पे कैसे फोकस कर सकते हैं, और पटवारी का फॉर्म भरा है कि नहीं। तो पटवारी का फॉर्म नहीं भरा, उसके मेरे अपने रीजंस थे। मुझे मतलब जो चीज़ बननी नहीं है उसके लिए क्यों फॉर्म भरो, परेशान हो, एग्ज़ाम देने जाओ, जो चीज़ करना ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो वो नहीं भरा है मैंने। और दूसरी बात रही मोटिवेशन की, तो सबके पास अपना रीज़न है कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करनी है, ये जो चीज़ है, ये जो पोजीशन है, ये आपको क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो रीज़न ही काफ़ी है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। ठीक है, सबके साथ अपने अपने इश्यूज़ रहते हैं, फैमिली इश्यूज़ रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, पर खुद पर विश्वास रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करके पढ़ना पड़ता है ना, आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबके साथ प्रॉब्लम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ अपने अपने लेवल पे प्रॉब्लम है, पर उन प्रॉब्लम को साइड में रखकर पढ़ना पड़ेगा अगर आपके पास अपना कोई रीज़न है कि आपको क्यों बनना है। ठीक है, तो बस वो रीज़न हमेशा याद रखो, अपने आप मोटिवेटेड रहोगे कि आपको एग्ज़ाम क्यों देनी है, क्यों ये पोजीशन चाहिए। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। पहला फैक्ट है त्रिपिटका कौन से रिलीजन से संबंधित है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म। तो हमें पता है त्रिपिटका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कौन सी है वो? अभिधम पीठिका, विनय पीठिका और सुत्त पीठिका। ठीक है, ये 3 पीठिका है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये पूछे हुए प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेयर इज मोहनजोदारो लोकेटेड, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो मोहनजोदारो का है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया में नहीं है। तो ये सेकंड। थर्ड फैक्ट पे बात करते हैं। अजंता केव्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अजंता केव्स में जताका टेल्स के बारे में बताया गया ना, जताका स्टोरीज जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है उनके बारे में बताया गया। फोर्थ फैक्ट याद करते हैं। राज तरंगिनी जो कलहन ने कंपोज की है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। सी ऑप्शन, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, फिफ्थ प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 2 फैक्ट दिए हुए हैं। पहला, कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पहली सभ्यता है जहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था, तो ये वाला सही है। ठीक है, सेकेंड है, दिस सिविलाइजेशन वॉज मेनली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट इन इट वॉज नॉट डोमिनेंट। ये भी सही है क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे पशुपतिनाथ का सील भी है और मदर गॉडेस की भी सील मिले हैं, तो कोई भी एक रिलीजन डोमिनेंट नहीं था। वो लोग सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। तो ये क्या हो गया, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 और 2। कभी कभी इस तरह से भी एमपीपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 फैक्ट थे। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन सभी को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।